भाइयों आज हुआ था यूएफसी पेरिस इवेंट जिसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट्स थी मिडिल वेट डिवीजन के रिगार्डिंग और लाइट वेट डिवीजन के रिगार्डिंग। मिडिल वेट डिवीजन के अंदर यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव वर्सेस कायो बोहायो की फाइट हुई थी और ये पोटेंशियल मिडिल वेट टाइटल कंटेंडर की फाइट थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो नेक्स्ट हमजा चिमाएव को चैलेंज करेगा और नासरुद्दीन इमामोव ने यहाँ पर कायो बोहायो को आउट क्लास करा है इस फाइट में। साथ ही साथ लाइट वेट डिवीजन में यहाँ पे मरीसियो रफी वर्सेस बेनोइट सेंट डेनिस की फाइट थी और बेनोइट सेंट डेनिस ने राउंड 2 के अंदर मरीसियो रफी को सबमिट कर दिया है। तो इन सारी फाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमजा चिमाएव को नासरुद्दीन इमामोव नेक्स्ट फेस करने वाले हैं मिडिल वेट डिवीजन में, इसके बारे में भी आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ हाइप ट्रेन्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। मरीसियो रफी की हाइप ट्रेन कहीं ना कहीं डिरेल हुई है, उसको भी आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले हम सब डिस्कस करते हैं यहाँ पे ये जो मरीसियो रफी की यहाँ पे लॉस निकल के आया है। अगर आप सबको नहीं पता है तो मरीसियो रफी को बहुत ज्यादा हाइप्ड कंटेंडर माना जा रहा था लाइट वेट डिवीजन में। जिस तरीके के फैबुलस बैक टू बैक नॉकआउट्स निकाल रहा था, फाइटिंग नर्ड जिम से आ रहा था और फाइटिंग नर्ड जिम को इस टाइम पर बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है कि इसके फाइटर्स इस एनालिसिस यूज करते हैं, इस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी इसके हाइप में आया था, लेकिन कार्लोस प्राटिस का जब से लॉस निकल के आया था उसके बाद इस जिम के ऊपर मैंने और ज्यादा डिटेल में सर्च करा और इनके फाइटर्स को एक्चुअल हाइप हटा के जज करना स्टार्ट करा। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मरीसियो रफी का जो फाइटिंग स्टाइल है उससे वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। जो कैन फाइटर्स हैं या जो जर्नीमैन फाइटर्स जिन्हें हम कहते हैं जैसे बॉबी ग्रीन जैसे फाइटर्स, उनके अगेंस्ट डेफिनेटली बहुत स्पेक्टेकुलर नॉकआउट्स निकाले थे मरीसियो रफी ने। लेकिन जैसे ही यूएफसी ने कंपटीशन थोड़ा स्टेप अप करा, और मैं बहुत बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा ही स्टेप अप करा, बेनोइट सेंट डेनिस भी बहुत ज्यादा ऐसा मैं नहीं कहूंगा चैंपियनशिप मटेरियल है, उसको भी आप कहीं ना कहीं जर्नीमैन ही समझ सकते हो। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कंपटीशन स्टेप अप हुआ, यहाँ पर मरीसियो रफी ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखा के दिखाई और यहाँ पे ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा जीरो थी। और ओवरऑल भाइयों आप सब यहाँ पर ये भी देख सकते हो मरीसियो रफी और पूरी जो फाइटिंग नर्ड की टीम थी उसकी तरफ से ट्रैश टॉकिंग भी बहुत आ रहा था, हाइप बहुत किया जा रहा था। बट जब परफॉर्मेंस की बारी आई एक अच्छे खासे कंटेंडर के अगेंस्ट, तो यहाँ पर मरीसियो रफी ने बहुत बड़ा फॉल्टर करा। ग्राउंड पे बिल्कुल भी ग्राउंड गेम नहीं दिखाया यहाँ पे। और साथ ही साथ बेनोइट सेंट डेनिस ने जैसा प्रेशर डाला, प्रेशर के अगेंस्ट बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाया मरीसियो रफी। उसकी जो किक स्ट्राइकिंग थी उसको बेसिकली क्लूलेस था वो ग्राउंड पे भी, और प्रेशर के अगेंस्ट जब वो बैक पीछे जा रहा था तो ये दिखाता है कि फाइटर ये बहुत ही ज्यादा वन डायमेंशनल है और सिर्फ एक सिंगल टाइप्स ऑफ नॉकआउट्स वगैरह के ऊपर ही जा सकता है। और आप सबको मैं अब ये चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज किसी भी फाइटर जिसके यहाँ पर अर्ली कैरियर में ऐसे नॉकआउट्स वगैरह निकल रहे हैं, लेफ्ट हुक वगैरह मार रहा है, तो प्लीज उसको कॉनर मैग्रेगर से कंपेयर ना किया जाए। अगर आप सबको नहीं पता है, मरीसियो रफी को ऐसा बोला जा रहा था नेक्स्ट कॉनर मैग्रेगर है, ये लाइट वेट डिवीजन का कॉनर मैग्रेगर है। अब मैं फाइटर अच्छा था, एंटरटेनिंग फाइटर है, अभी भी नॉकआउट्स वगैरह निकालेगा आगे आने वाले टाइम में भी। लेकिन सारे फाइटर्स यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर नहीं होते। कॉनर मैग्रेगर भाइयों ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने नॉकआउट्स के लिए पॉपुलर हो गया। नॉकआउट बहुत बंदे निकालते हैं यूएफसी के अंदर, नॉकआउट याकिन बकली के भी है, नॉकआउट कमारू उस्मान के भी है, बहुत सारे चीजें उसकी तरीके से यहाँ पर निकल के आते हैं। बहुत सारे फाइटर्स नॉकआउट निकालते हैं, जो नहीं निकालते वो कोई खराब फाइटर नहीं है। लेकिन कॉनर मैग्रेगर को कॉनर मैग्रेगर उसके सिर्फ नॉकआउट्स ने नहीं, उसकी ओवरऑल कंप्लीट फाइटिंग एबिलिटीज है। और कॉनर मैग्रेगर को आप ऐसा नॉर्मल मत समझो कि उसके अपने फर्स्ट फाइट्स में या दूसरी फाइट में उसने किसी कैन फाइटर को हराया है, किसी जर्नीमैन को हराया है। आप देखो उसके फर्स्ट सेकंड फाइट के अंदर ही उसने मैक्स हॉलोवे को फाइट करा था, डस्टिन पोरियर को फाइट करा था। तो उसका जो लेवल ऑफ कंपटीशन था वो स्टार्टिंग से ही बहुत हाई था और उन लेवल ऑफ कंपटीशन में वो नॉकआउट्स निकाल रहा था, ना कि बॉबी ग्रीन का नॉकआउट निकाल रहा था या ऐसे बंदों से उसने फाइट करी। उसके जो लॉसेस भी निकल के आए वो हाई लेवल कंटेंडर और हाई लेवल फाइटर्स के अगेंस्ट ही निकल के आए। तो ये किसी भी फाइटर का एक आधा नॉकआउट भी आ जाता है या एक और नॉकआउट भी उसने बैक टू बैक निकाल लिया तो लोग उसको कॉनर मैग्रेगर से कंपेयर करने लग जाते हैं, नेक्स्ट कॉनर मैग्रेगर बोल देते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। बाकी भाइयों मैं स्टिल वापस से कह रहा हूं कि मरीसियो रफी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरीसियो रफी को मैं खराब फाइटर नहीं कर रहा हूं। डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में और भी नॉकआउट्स वगैरह निकलेगा, एंटरटेनिंग फाइटर 100% है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेप अप कंपटीशन दिया और वहां पर वो एक्सपोज हुआ और हाइप ट्रेन कहीं ना कहीं डिरेल हुई है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन इवेंट फाइट में, जिसमें एक और हाइप ट्रेन कहीं ना कहीं डिरेल हुई है। कायो बोहायो की यहाँ पर फाइट हुई थी नासरुद्दीन इमामोव से और ये मिडिल वेट डिवीजन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट थी। लोगों का ऐसा मानना था कि ये फाइट जो भी जीतेगा, हालांकि ये पूरी कंफर्म नहीं है, यहाँ पर टाइटल कंटेंडर फाइट नहीं थी, बट स्टिल ऐसा लोगों का मानना था कि जो भी इस फाइट को जीतेगा और स्पेक्टेकुलर तरीके से जीतेगा उसको टाइटल शॉट मिल सकता है न्यू चैंपियन हमजा चिमाएव के अगेंस्ट। और नासरुद्दीन इमामोव ने यहाँ पर यूनानिमस डिसीजन से कायो बोहायो को हराया और इनफैक्ट एक बहुत डोमिनेंट विक्ट्री। अगर आप सिर्फ यहाँ पर डिसीजन देखोगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत डोमिनेंट विक्ट्री है। 50-45 का स्कोर कार्ड आया है दो जजेस का यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो कि काफी ज्यादा डोमिनेंट विक्ट्री और बेसिकली आउट क्लास करा है कायो बोहायो
भाइयों को। हालांकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप सब मुझे जानना चाहोगे तो 50-45 थोड़ा बहुत ज्यादा है, 49-46 सही लगता है। थर्ड राउंड मुझे लगता है कायो भाइयों ने जीता है, बट उसके अलावा मैं ये नहीं कहूंगा कि नासरुद्दीन इमामोव ने पूरी तरीके से ऐसे डोमिनेट करके दिखाया है या कायो भाइयों को ये पूरी तरीके से डोमिनेट करा। मैं ये कहूंगा इस फाइट में मेरा ओवरऑल परसेप्शन ये निकल के आएगा कि वन स्टेप अहेड नासरुद्दीन इमामोव लगा यहाँ पे कायो भाइयों से। उसकी स्पीड, स्ट्राइकिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी थी नासरुद्दीन इमामोव की, और इमामोव की मुझे पर्सनली अब तारीफ करनी पड़ेगी। मैं काफी ज्यादा क्रिटिकल रहा हूं अपने चैनल पे, नासरुद्दीन इमामोव को मैंने बहुत ज्यादा क्रेडिट कभी नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके से उसने शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट करी थी उसके बाद से मेरा ट्रस्ट इस फाइटर के ऊपर से उठ गया है। लेकिन भाइयों मैं इसकी सारी फाइट्स नोटिस कर रहा हूं, उसके बाद से इजराइल अडेसान्या से भी इसने फाइट करी, और मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि इसने इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा करी है। लीप्स ऑफ इंप्रूवमेंट दिखे नासरुद्दीन इमामोव की फाइटिंग स्टाइल में, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, सारी चीजों में। अब मैं वापस से आप सबको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि नासरुद्दीन इमामोव का आप सब नाम सुनते हो, ये प्राइमरली स्ट्राइकर है, और इस फाइट के अंदर भी आपने देखा होगा कि इसने स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी करी। इसका निकनेम भी द स्नाइपर है, ये स्ट्राइकर बहुत अच्छा है। बट हालांकि इसको कहा जाता है कि दागिस्तानी रूट्स है तो इसकी ग्रैपलिंग और ग्राउंड गेम भी अच्छा है, बट वो उस तरीके से कभी टेस्ट नहीं हुई है। और हमजा चिमाएव के अगेंस्ट लोग जो इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं हाइप करना कि हमजा चिमाएव को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकता है, हमजा चिमाएव अभी एक दागिस्तानी फाइटर के अगेंस्ट फाइट करेगा। मैं स्टिल कहूंगा कि एक स्ट्राइकिंग बेस का ये फाइटर है, ये मेजरली स्ट्राइकिंग ही करेगा। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमाएव से अगर नासरुद्दीन इमामोव को टाइटल शॉट दे भी दिया जाता है, जो कि वो अब एब्सोल्युटली डिजर्व भी करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमाएव इजीली नासरुद्दीन इमामोव को हरा सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइकिंग में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा नासरुद्दीन इमामोव, और उसकी ग्राउंड गेम उस तरीके से टेस्टेड है नहीं जो यहाँ पर हमजा चिमाएव यहाँ पर जो ग्राउंड गेम लेके आता है। मुझे नहीं लगता कि वो ग्राउंड गेम विथस्टैंड कर पाएगा नासरुद्दीन इमामोव, जस्ट बिकॉज कि उसका नाम इमामोव है, वो दागिस्तान से आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमजा चिमाएव का ग्राउंड गेम यहाँ पर हैंडल कर पाएगा। स्टिल लेकिन ये चीज है कि उसने बहुत सारी विक्ट्रीज ले ली है, बैक टू बैक एक अच्छी खासी विन स्ट्रीक एक्यूमुलेट कर लिए, तो डिजर्व करता है टाइटल शॉट। और रही बात भाइयों एक और पर्सपेक्टिव यहाँ पर बोला जा रहा है कि कायो बिहायो की बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रेन हो गई थी। शॉन स्ट्रिकलैंड जो कि उनके टीममेट, उन्होंने भी ऐसा कहा कि कायो बिहायो ने यहाँ पे फुलिशनेस करी है ये फाइट लेके, मल्टीपल वेट कट्स करे उसने पिछले कुछ टाइम में, जिसके कारण उसकी बॉडी काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड और टायर्ड थी, और इसीलिए उसकी यहाँ पर ये परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई। हालांकि मैं भाइयों हमेशा अपने चैनल पे ये कहूंगा कि मैंने कोई भी फाइट के बाद, रिजल्ट्स के बाद ये एक्सक्यूज नहीं डाल सकता है कि उसकी इंजरी हो गई थी या उसने ज्यादा वेट कट कर दिया था। इनफैक्ट कायो बिहायो ने ये भी खुद भी बोला था कि वो वेट कट्स को कभी खुद भी एज अ एक्सक्यूज नहीं लेंगे, चाहे फाइट का कोई भी रिजल्ट निकल के आए। और फाइट में यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई, पर्सनली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कायो भाइयों को मैं एक बहुत बड़ा कंटेंडर मान रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा कंटेंडर और इन फ्यूचर चैंपियन भी बनने वाला है यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन का, बट नासरुद्दीन इमामोव ने उसको यहाँ पर रोक दिया। और पर्सनली अगर आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कायो भाइयों इस फाइट को जीत सकता है, बट ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी वो उसके उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी जो कायो भाइयों से एक्सपेक्टेड है। अब ये किस तरीके से निकल के आया है, मैं यहाँ पे पूरा क्रेडिट देता हूँ कि नासरुद्दीन इमामोव ज्यादा बेटर था, स्ट्राइकिंग और उसकी जो स्पीड थी वो ज्यादा बेटर थी नासरुद्दीन इमामोव की कायो भाइयों से, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कायो की परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो सकती थी। वो इस स्टैंडर्ड का फाइटर तो नहीं है, इससे हाई स्टैंडर्ड का ही फाइटर है। मे बी आज उसका ऑफ डे था या उसने आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर तरीके का ही फाइटर है वो। आपका क्या सोचना है कायो भाइयों की इस परफॉर्मेंस के बारे में? क्या वेट कट जो इतने सारे उसने करे हैं पिछले कुछ टाइम में, क्या उसने सच में यहाँ पर इफेक्ट डाला है कायो भाइयों की बॉडी के ऊपर? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाइयों एक और फाइट यहाँ पर होने वाली है, फ्लफी हर्नांडेज वर्सेस राइनर डिरिडर की मिडिल वेट डिवीजन के अंदर ये फाइट होगी, और वो फाइट जो जीतेगा उसके बीच में ही यहाँ पर यूएफसी डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से किसको यहाँ पर टाइटल शॉट देना। हालांकि इनकी फाइट भी आपस में करा जा सकती है, आरडीआर वर्सेस फ्लफी हर्नांडेज की फाइट के विनर की और नासरुद्दीन इमामोव की। इन दोनों में से जो जीतता है इनकी आपस में भी फाइट कराई जा सकती है, या इन दोनों में से किसी एक को टाइटल शॉट दिया जा सकता है, यूएफसी डिसाइड करेगी वो। हालांकि एक और अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है, नासरुद्दीन इमामोव को कुछ तो लेग इंजरी वगैरह भी हो चुकी है, तो शायद लंबे टाइम के लिए बाहर भी रह सकता है, तो फ्लफी हर्नांडेज वर्सेस राइनर डिरिडर की फाइट की विनर को भी यहाँ पे टाइटल शॉट मिल सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मिडिल वेट डिवीजन में बन सकती है। मैंने आप सबको सारी चीजें बता दी। अब आप सब मुझे अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या जो परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव ने, क्या उसको टाइटल शॉट यहाँ पर मिल जाना चाहिए, या फिर राइनर डिरिडर या फ्लफी हर्नांडेज के फाइट के विनर को टाइटल शॉट मिलना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।